मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। रूहानी की आवाज़ पूरे हवेली में गूंज उठी थी। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से लाल था, हाथ काँप रहे थे और आंखों में एक आग थी, एक अड़िग जिद जो वक्त के किसी भी तूफान से टूटने वाली नहीं थी। सामने खड़े उसके पिता की भौहें तन गई। देव प्रताप सिंह, शहर के नामचीन उद्योगपति, सख्त फैसले वाले और एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया हिलाना आसान था, लेकिन अपनी बेटी की जिद के सामने वे खुद को आज पहली बार कमज़ोर महसूस कर रहे थे। रूहानी, देव प्रताप ने भारी आवाज़ में कहा, ये शादी तय हो चुकी है। तय आपने की है, मैंने नहीं। रूहानी चीखी, ये रिश्ता तुम्हारे भले के लिए है बेटा। पिता ने उबलते गुस्से को रोकते हुए कहा। मेरा भला? उसकी हंसी दर्द से भरी थी। आपने कभी पूछा, कभी जाना, कभी समझने की कोशिश की कि मैं क्या चाहती हूँ? मेरी जिंदगी के फैसले लेने का हक मुझे है, किसी और को नहीं। देव प्रताप की आंखें भर आई, पर वो लड़की कुछ देख नहीं पा रही थी। वो सिर्फ एक जेल देख रही थी जिसमें उसे धकेला जा रहा था। जेल का नाम सादी और दूल्हे का नाम आर्यमन राठौर, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, कड़क, शांत, बर्फ जैसा ठंडा आदमी जिसकी आंखें किसी को भी झुका सकती थी। लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। उसे एक ही बात समझ आती थी, वो अपनी जिंदगी अपने सपनों के लिए जीना चाहती है। कितने सालों से वो मेहनत कर रही थी। उसने अपनी स्टार्टअप की नींव रखी थी। टेक्नोलॉजी और सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स उसका जुनून थे। वो कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, लेकिन एक फैसला, एक रिश्ता, एक समझौता सब खत्म कर देगा। मैं अपने सपने को नहीं छोड़ूंगी पापा, बस नहीं छोड़ूंगी। रूहानी की आवाज़ टूटती हुई निकली। देव प्रताप ने धीमे स्वर में कहा, और अगर तुमने ये शादी नहीं की तो तुम्हें अपने बाप की लाश पर से गुजरना पड़ेगा। हवेली में खामोशी पसर गई, हर चीज़ थम गई, जैसे किसी ने दुनिया की धड़कन रोक दी हो। रूहानी सुन्न हो गई, आंखें फैल गई, सांस अटक गई। पापा, आप ऐसी बात कैसे? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम क्या करने जा रही हो। देव प्रताप चिल्ला पड़े। तुम भाग जाओगी, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। तुम इस समाज में अकेली कैसे रहोगी? मैं कैसे जीऊंगा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? उनकी आवाज़ कांप रही थी। गुस्सा था, हताशा थी और एक ऐसी मजबूरी थी जो शब्दों में बयां नहीं हो सकती थी। रूहानी के दिल में सुई चुभी, लेकिन जिद उससे भी ज़्यादा गहरी थी। मैं शादी नहीं करूंगी पापा, मैं नहीं कर सकती। मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। देव प्रताप चुप हो गए। उनके चेहरे पर एक ऐसी कठोरता आ गई थी जो रूहानी ने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम समझ नहीं रही हो बेटी, उन्होंने धीमे पर बेहद खतरनाक स्वर में कहा। तुमसे हर कीमत पर यह शादी करवाई जाएगी, हर कीमत पर। रूहानी के लिए ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये एक युद्ध की घोषणा थी। अगले दिन हवेली में माहौल बदल चुका था। मुख्य दरवाजे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बाहर दो काले एसयूवी गाड़ियां थी जिनमें आर्यमन राठौर के लोग बैठे थे। अंदर हर जगह नजरें थी, निगरानी, जैसे रूहानी कोई कैदी हो। रूहानी के कमरे की खिड़कियां बंद कर दी गई थी। फोन ले लिया गया था, लैपटॉप बंद कर दिया। उसकी आज़ादी, उसकी दुनिया, सबको एक दीवार के पीछे सील कर दिया गया था। वो कैद हो चुकी थी और सबसे दर्दनाक बात ये थी, ये सब उसके अपने पिता ने किया था। उसने दरवाज़ा पीटना शुरू किया। राघव, दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर जाना है प्लीज़। राघव, उनका वफादार नौकर, बाहर से बोला। बिटिया, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, मुझे बड़े साहब का हुक्म है, मैं नहीं खोल सकता। रूहानी की आंखों से आंसू बहते रहे। वो फर्श पर बैठ गई। उसका सपना, उसका काम, उसकी टीम, उसकी दुनिया सब दूर छूट रहा था। वो बुदबुदाई, पापा ने मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं की, क्यों नहीं? शाम के 7 बजे काली एसयूवी हवेली के अंदर आई। उसमें से उतरा आर्यमन राठौर, ऊंचा कद, धधकती नीली आंखें, चेहरे पर वो ठंडक जो किसी को भी डराने के लिए काफ़ी हो। देव प्रताप खुद उन्हें रिसीव करने बाहर आए। आर्यमन का पहला ही सवाल था, क्या वो तैयार है? देव प्रताप ने मजबूर में मुस्कान दी। थोड़ी दिक्कत चल रही है, आर्यमन ने ठंडे स्वर में कहा। दिक्कत या बगावत? वो दिन मैंने तय कर लिया था। आर्यमन ने कहा कि ये लड़की अगर किसी की पत्नी बनेगी तो मेरी। उसी वक्त नौकरानी कमरे में आई और फुसफुसाकर बोली, बिटिया, दामाद जी आ गए हैं। कौन? आर्यमन राठौर। रूहानी का दिल तेजी से धड़कने लगा।
वही आदमी जिसे उसने 2 साल पहले अपने स्टार्टअप के लिए प्रेजेंटेशन दिया था और जिसे लगा था कि वो सुन भी नहीं रहा, आज वही आदमी उसकी ज़िंदगी पर हक जमाने आया था। रात के 12 बजे उसने तय किया, वो किसी भी कीमत पर भागेगी। उसने खिड़की का पट तोड़ा, नीचे 20 फीट की ऊंचाई, लेकिन आज उसके लिए ये छलांग आज़ादी थी। उसने चादरों को बांधा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, लेकिन नीचे 2 गार्ड खड़े थे और उनके सामने खड़ा था आर्यमन। उसकी आंखें बिल्कुल ऊपर उस पर ही टिकी थी। रूहानी खिड़की से बंधी चादर से नीचे उतर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका इरादा साफ था, उसे किसी तरह यहाँ से निकलना ही है। नीचे जमीन दिख रही थी और आज़ादी भी, लेकिन अचानक उसका हाथ फिसला। उसने चीख मारी और उसका पूरा शरीर नीचे गिरने लगा। अगले ही सेकंड 2 मजबूत हाथों ने उसे संभाल लिया। वो सीधे आर्यमन की बाहों में आ गिरी। कुछ पल दोनों चुप रहे, बस उनकी धड़कनें तेज तेज चल रही थी। रूहानी की सांसें अनियंत्रित थी और आर्यमन की पकड़ अब भी उस पर बनी हुई थी। दोनों की आंखें मिली। रूहानी के चेहरे पर डर, गुस्सा और हैरानी सब कुछ था। आर्यमन की आंखों में वही शांत संभलापन और एक अजीब सी गहराई। कुछ सेकंड तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला, केवल धड़कनों की आवाज़ थी। फिर रूहानी ने झटका मारकर खुद को छुड़ाया। दूर रहिए मुझसे, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। आर्यमन ने गहरी सांस ली। अगर मैंने पकड़ा नहीं होता तो तुम खुद को बहुत चोट पहुँचा लेती। तो क्या हुआ, मेरी जिंदगी मेरी है, मैं उसे चोट पहुँचाऊँ या कुछ भी करूँ? रूहानी बोली। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर जिद उससे भी ज़्यादा मजबूत थी। और सुन लीजिए, उसने उसकी तरफ उंगली पॉइंट की। मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। और मान लीजिए किसी दबाव में कर भी ली, तो आपकी ज़िंदगी को मैं जहन्नुम बना दूंगी। आप नहीं जानते हैं रूहानी सिंह को। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन वो उन्हें बाहर नहीं आने देना चाहती थी। आर्यमन एक पल उसे देखता रहा। उसने गुस्सा नहीं दिखाया, बस बहुत शांत स्वर में बोला, तुम्हें गुस्सा है, होना भी चाहिए, लेकिन इतने गुस्से में खुद को चोट पहुंचा दोगी, इसका थोड़ा तो डर होना चाहिए। मुझे किसी बात से डर नहीं लगता, रूहानी बोली। अगर मैं यहाँ नहीं रहना चाहती तो मैं नहीं रहूंगी। आप मेरी जिंदगी पर हक नहीं रखते। आर्यमन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, ना बहुत तेज से, ना जोर जबरदस्ती से, बस इतना कि वो भाग ना सके। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, उसने शांत स्वर में कहा। मेरा तरीका तुम्हें पसंद नहीं, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ रूहानी। आप मेरे खिलाफ ही हैं। रूहानी ने झिड़कते हुए अपना हाथ छुड़ाना चाहा। आप लोग मुझे किसी चीज़ की तरह खरीद बेच रहे हैं। आप समझते क्या है खुद को? वो आदमी जिसने अभी तुम्हें गिरने से बचाया, आर्यमन ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। बस इतना सा जान लो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। रूहानी ने गुस्से में उसे घूरा। और मैं कह रही हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी। पापा का प्रोजेक्ट, बिजनेस, ये सब बहाने मत बनाइए। आर्यमन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं बहाने नहीं बना रहा। अगर तुम चली गई तो तुम्हारे पिता सच में टूट जाएंगे, और ये तुम भी जानती हो। रिहानी कुछ पल को चुप रह गई, पर तुरंत अपनी आंखें मोड़ ली। मुझे परवाह नहीं, उसने झूठ बोलते हुए कहा। मैं अपनी जिंदगी खुद चुनूंगी। आर्यमन धीरे से उसका कंधा पकड़कर बोला, तुम बहुत थक चुकी हो, चलो कमरे में चलें, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं कहीं नहीं जाने वाली और मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। जिद बात में कर लेना, उसने नरम आवाज में कहा। अभी तुम कांप रही हो, चलो। रूहानी ने विरोध भी किया, पर कहीं ना कहीं उसका शरीर सचमुच कांप रहा था। वो मानसिक रूप से टूट रही थी, लेकिन बाहर से लड़ती रही। आर्यमन उसे धीरे धीरे कमरे तक लेकर आया। उसने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन दूरी बनाए रखी। बैठ जाओ, उसने शांत स्वर में कहा। मुझे नहीं बैठना। ठीक है, खड़ी रहो। उसने कोई ताना नहीं मारा, कोई ऊंची आवाज़ नहीं की। उसकी ये शांति रूहानी को और भी चिढ़ा रही थी। सुनो, आर्यमन ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं छीनना चाहता, ना तुम्हारे सपने, ना तुम्हारी पहचान, लेकिन इस वक्त तुम्हारे पिता की हालत बहुत ख़राब है। उनका प्रोजेक्ट डूब गया है, उन्हें किसी का सहारा चाहिए। और अगर तुम शादी कर लेती हो तो बाजार को ये संदेश जाएगा कि हम उनके साथ खड़े हैं। उन्हें थोड़ा समय मिल जाएगा संभलने का। रूहानी ने होठ भींच लिए, उसकी आंखें लाल थी, गुस्से से भी और आंसुओं को रोकने के कारण भी। आपको लगता है मैं डर जाऊंगी, मैं मान जाऊंगी? उसने धीमे स्वर में कहा। नहीं, आर्यमन बोला,
तुम डरने वालों में से नहीं हो, लेकिन कभी कभी जिंदगी सिर्फ हमारी नहीं होती, कभी कभी दूसरों की खातिर भी एक कदम लेना पड़ता है। रूहानी का दिल बैठा जा रहा था, वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसने सीधी नजर मिलाकर कहा, आप सुन लीजिए, अगर मैंने ये शादी की तो वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी होगी, और उस मजबूरी की हर कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आर्यमन ने एक पल उसे देखा। अगर शादी तुम्हारी मजबूरी है, उसने कहा, तो मैं उसे तुम्हारी मजबूरी नहीं रहने दूंगा। लेकिन उसने एक गहरी सांस ली। शादी होगी कल। रूहानी का दिल एक पल को रुक गया। कल? वो फुसफुसाई। हाँ, आर्यमन ने कहा, सब तैयारियां हो चुकी हैं, सुबह से रस्में शुरू हो जाएंगी, तुम चाहो तो पूरे गुस्से के साथ आना। वो कमरे से बाहर जाने लगा। दरवाज़ा खोलते हुए उसने आखिरी बार कहा, लेकिन तुम अकेली नहीं हो रूहानी, जितनी भी लड़ाई है मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। वो चला गया। कमरे में सिर्फ रूहानी की तेज सांसें और उसकी टूटती दुनिया की आवाज़ बाकी रह गई। और अगले दिन हवेली में हलचल थी। शादी का मंडप सज रहा था, हल्दी मेहंदी की थालियां रखी जा रही थी, बाहर हजारों लाइटें जल रही थी, और कमरे में दर्पण के सामने रूहानी बैठी थी, सफ़ेद लहंगे में चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, आंखों में जिद अब भी उसी तीखेपन के साथ। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बिना उसकी मर्जी के होने जा रहा था, लेकिन उसकी लड़ाई वो तो अभी शुरू हुई थी। शादी का मंडप रोशनी से चमक रहा था। ढोल की हल्की हल्की आवाजें, मंत्रों की गूंज और हवा में बसी हल्दी मेहंदी की खुशबू, सब कुछ बेहद खूबसूरत था। बस रूहानी का दिल ही भारी था। वो दुल्हन के जोड़े में बैठी थी, सफ़ेद और सुनहरे रंग का लहंगा पहने, चेहरे पर हल्का मेकअप, आंखें लाल, गुस्से से भी और थकान से भी। वो हर पल सिर्फ एक ही बात सोच रही थी, ये शादी उसकी नहीं, मजबूरी की है। आर्यमन बारात के साथ आया। वो बहुत संयत, शांत और सलीके से खड़ा था। लोगों के बीच उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि सब खुद ब खुद उसके लिए रास्ता छोड़ देते। लेकिन उसकी आंखें सिर्फ एक जगह टिक रही थी, रूहानी पर। फेरे शुरू हुए। हर मंत्र की आवाज़ पर रूहानी का दिल और टूटता जा रहा था। उसने अपने होठ भींचे हुए थे, लेकिन एक भी आंसू बाहर नहीं आने दिया। आर्यमन ने एक बार भी उसे मजबूर करने जैसा कुछ नहीं किया। हर कदम पर उसने उसकी दूरी का सम्मान किया। उसने मांग में सिंदूर भरा तो उसके हाथ हल्के से कांप गए, ना डर से, बल्कि इस बात से कि ये लड़की अभी भी उससे कितनी दूर खड़ी है। शादी खत्म हुई, सबने बधाई दी, और फिर विदाई का समय आ गया। रूहानी की माँ ने उसे गले लगाया, और पहली बार रूहानी की आंखों से आंसू फूट पड़े। मम्मी, मैं नहीं जाना चाहती। उसकी रुधी आवाज़ कमरे में पसर गई। माँ ने बस उसका चेहरा सहलाया। सब ठीक हो जाएगा बेटा। लेकिन रूहानी को कुछ भी ठीक होता नहीं दिख रहा था। वो भारी कदमों से आर्यमन की कार में बैठ गई। रास्ते भर उसकी आंखें खिड़की के बाहर थी, चुप, थकी और टूटती हुई। आर्यमन ने एक बार भी उसे परेशान नहीं किया, बस शांति से दूरी बनाए रखा। राठौर हाउस के बाहर लंबी कतार में खड़े लोग स्वागत के लिए तैयार थे। जैसे ही कार रुकी, ढोल बजने लगे, फूलों की बारिश की गई। रूहानी ने सिर झुका लिया। वो इस घर की नई दुल्हन थी, पर उसके दिल में इस घर के लिए कोई जगह नहीं थी। आर्यमन की माँ ने आरती की थाली लेकर कहा, घर में स्वागत है बेटा। रूहानी ने बिना मुस्कुराए, बिना कुछ बोले आरती करवाई। फिर गृह प्रवेश हुआ। चावल का कलश आगे रखा था। रूहानी ने अपने पैर से कलश को धीरे से धक्का दिया। घर में कदम रखते ही सब मुस्कुरा रहे थे, बस वो नहीं। अंदर हर जगह फूलों की सजावट थी, मोमबत्तियां जल रही थी, और रूहानी को ऐसा लग रहा था जैसे ये सजावट भी उसे बांधने के लिए ही की गई हो। रस्में खत्म होने के बाद उसे और आर्यमन को कमरे तक भेज दिया गया। कमरा हल्का हल्का रोशन था। पलंग पर गुलाब की पंखुड़ियाँ थी, और कमरे के बीचों बीच सॉफ्ट लाइट में वो पहला सफ़र जैसा माहौल बनाया गया था। रूहानी ने कमरे में कदम रखते ही हल्की नाराजगी से कहा, ये सब ज़रूरत नहीं थी। आर्यमन ने बस कहा, पता था। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर आर्यमन ने टेबल से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है। रूहानी ने उसे घूरा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर भी ले लो। वो चुपचाप खड़ी रही तो आर्यमन ने गिफ्ट खुद उसके हाथ में रख दिया। उसने बॉक्स खोला। अंदर एक बेहद खूबसूरत डायमंड का छोटा सा ब्रेसलेट था, बहुत साधारण, बहुत हल्का, बिल्कुल दिखावा रहित, और साथ में एक कार्ड।
उस कार्ड पर बस एक ही लाइन लिखी थी, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा और आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। रूहानी की आंखें धीरे धीरे उस लाइन पर अटक गई। दिल कहीं अंदर से हल्का सा पिघल भी रहा था, पर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने कार्ड बंद किया और बहुत सख्त आवाज में बोली, क्या आप चाहते हैं कि मैं इन बातों से पिघल जाऊं, कि मैं आपको अच्छा मान लूं, या ये सोच लूं कि आप बहुत सही इंसान हैं? ये बहुत पुरानी लाइन हो चुकी है। आर्यमन शांत था। नहीं, उसने धीरे से कहा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से मुझे जानो, अपनी मर्जी से फैसला लो। अभी नहीं, बिल्कुल जल्दी नहीं है, बस जब भी तैयार हो। रूहानी ने तड़प कर कहा, मैं कभी तैयार नहीं होंगी, समझिए बात को। मैं ये शादी ही नहीं चाहती थी और ना ही इस रिश्ते में कुछ चाहती हूँ। मेरी जिंदगी मेरी है और ये सब मैं दिल से नहीं कर पाऊंगी। आर्यमन ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, जितनी दूरी चाहिए उतनी रहेगी। उसने कमरे का सोफा खींचा और बोला, तुम बेझिझक बेड पर सोना, मैं यहाँ रह लूँगा। रूहानी ने हैरानी से उसे देखा, जैसे उसने उसकी किसी उम्मीद की नींव तोड़ दी हो। उसे लगा था वो गुस्सा करेगा, तर्क देगा, उसे मनाएगा, पर वो कुछ नहीं बोला। कमरे में हल्की खामोशी फैल गई। रूहानी ने शाम के सारे गुस्से, दर्द और टूटी उम्मीदों को अपने आंसुओं में समेट लिया। वो बेड की तरफ गई, बिना कुछ बोले लेट गई, पर उसकी आंखें बंद होते ही एक आंसू चुपचाप बह निकला। सोफे पर बैठे आर्यमन ने वो आंसू देखा भी और अनदेखा भी कर दिया, क्योंकि वो जानता था ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी और वो हर कदम पर उसके साथ रहेगा, चाहे वो चाहे या ना चाहे। सुबह की पहली किरणें खिड़की के किनारों से कमरे में दाखिल होने लगी थी। रोशनी हल्की हल्की फैल रही थी, लेकिन कमरे का माहौल अभी भी रात की खामोशियों में डूबा हुआ था। रूहानी की नींद अचानक टूटी। उसका सिर भारी लग रहा था, आंखें सूजी हुई थी, जैसे रात भर रोई हो। सच तो ये था कि वो सच में रोई थी। उसने धीरे धीरे करवट बदली और सामने सोफे पर उसकी नजर गई। आर्यमन कंबल ओढ़े अपनी ही करवट में सो रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने उसे कल रात के सारे झगड़ों से दूर एक कोमल नींद दे दी हो। रूहानी ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर तुरंत उससे नजरें हटा ली। उसने खुद को याद कराया, ये आदमी उसका कुछ नहीं है, ये सब मजबूरी है। मजबूरी में जुड़ा ये एक रिश्ता है। वो बिस्तर से उठी, पैरों को जमीन पर रखा और एक ठंडी सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। शादी की थकान, मानसिक तनाव और रात भर की रोने की वजह से वो बेहद कमज़ोर महसूस कर रही थी। उसने खुद को संभालते हुए अपनी ट्राउजर्स और एक ढीली टी शर्ट निकाली और वॉशरूम में चली गई। पानी की ठंडी धार चेहरे पर गिरते ही उसका दिमाग थोड़ी देर के लिए शांत हुआ। उसका सिर अभी भी भारी था, दिल और भारी। आईने में खुद को देखकर एक पल के लिए रुक गई। आंखों के नीचे काले घेरे, सूजी पलके, बिखरे हुए बाल। वो खुद को पहचान नहीं पा रही थी। ये मैं हूँ, उसने खुद से फुसफुसा कर कहा। ऐसी कैसी हो गई हूँ मैं? उसने जल्दी जल्दी नहा लिया, हमेशा की तरह नहीं, बस इतना कि उसकी थकान थोड़ी कम हो जाए। जब वो बाहर निकली तो कमरे में हल्की रोशनी और ठंडक थी। वो बाथरूम से बाहर निकली और अचानक ही किसी से टकरा गई। सामने देखा तो आर्यमन था, जो बाथरूम की तरफ ही आ रहा था। आर्यमन की नज़रें उस पर एक पल को ठहर गई और उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। बालों से गिरता हुआ पानी, चेहरे पर एक अलग ही नूर। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, कोई सजावट नहीं, बस एक ऐसी लड़की जो दुनिया से लड़ते लड़ते अपनी असली चमक खो रही थी। तुम ठीक हो? आर्यमन तुरंत उठा, कदम आगे बढ़ाया। रूहानी ने नफरत और दूरी से भरी नज़र से उठकर कहा, ये मत कीजिए, मुझे ठीक होने की चिंता मत कीजिए, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। उसकी आवाज़ ठंडी थी, साफ थी और कांप रही थी। आर्यमन एक पल रुका। उसके जवाब में उसने कोई तर्क नहीं दिया, बस धीमे स्वर में बोला, नाश्ता नीचे तैयार है। माँ ने कहा है कि जब तुम तैयार हो जाओ तो नीचे आ जाओ। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी है। रूहानी का गुस्सा तुरंत भड़क गया। मेरी पहली रसोई? शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की, और अब मैं यहाँ आकर आपके परिवार की रस्में निभाऊं? ये सब नाटक किस लिए? उसकी आवाज़ उठी, लेकिन वो रो नहीं रही थी। आज उसकी आंखें सूजी थी और अंदर एक पत्थर जैसा सन्नाटा था। आर्यमन ने कुछ देर उसे देखा, बहुत गहराई से। नाटक?
किसी ने नहीं कहा, लेकिन उसने थोड़ा रुककर कहा, माँ को इन बातों का कोई अंदाज़ा नहीं है। उन्हें ये सब समझना, समझा पाना इतना आसान नहीं होगा। कम से कम उनके लिए एक बार आप मुझे इमोशनल मैनिपुलेट करने की कोशिश मत कीजिए। रूहानी ने झटके से उसकी बात को काट दिया। मैं किसी की खुशी के लिए अपनी मजबूरी का मजाक नहीं बना सकती। आर्यमन चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक बेहद शांत नरम आवाज़ में बोला, ठीक है, मैं नीचे बता दूंगा कि तुम ठीक नहीं हो। और वो मुड़ा ही था कि रूहानी का दिल अचानक थोड़ी देर के लिए रुका। ये आदमी उससे कुछ भी उम्मीद नहीं करता, कोई लड़ाई नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ये चुपचाप उसकी हर बात स्वीकार कर लेता है। इससे उसे और गुस्सा आता था। उसे लगता था या तो वो उसे समझ नहीं पा रही है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा समझदार बन रहा है। रुकिए, ये शब्द उसके होठों से अचानक निकल गया। आर्यमन ठिठक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। रूहानी ने गहरी सांस ली। मैं नीचे आऊंगी खुद। आर्यमन कुछ नहीं बोला, बस हल्के से सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद कमरे में एक सन्नाटा गूंज उठा। कुछ मिनट बाद रूहानी अलमारी के सामने खड़ी थी। दुपट्टा ठीक किया, बाल थोड़े बांधे। उसने कोई भारी कपड़ा नहीं पहना, बस एक साधारण सूट। वो दुल्हन थी, पर उसे खुद पर कुछ भारी लग रहा था। हर चीज़ भारी लग रही थी। जब वो सीढ़ियाँ उतरी तो नीचे पूरा परिवार बैठा था। उसकी सास, सासू माँ की बहन, 2-3 कजिन और नौकरानियाँ, सबकी नज़रें नई दुल्हन पर टिक गई। ये नीचे उतरी तो सास ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही हो बेटा, आओ इधर बैठो। वो बिना मुस्कुराए धीरे से बैठ गई। आज पहली रसोई की रस्म है, सास ने खुश होकर कहा। कोई मीठा बनाना होता है, आमतौर पर हलवा, तुम्हें जो आसान लगे। रूहानी ने हल्के से सिर हिलाया। उसके हाथ ठंडे थे, मन कहीं और था। वो रसोई में गई। रसोई बहुत साफ सुथरी थी, आधुनिक थी, लेकिन वो उसमें कदम रखते हुए भी घुटन महसूस कर रही थी। हलवा बनाना उसकी माँ ने सिखाया था, पर आज उसका हाथ कांप रहा था। उसने चूल्हा जलाया, सूजी भूनी, पर उसका दिमाग सिर्फ एक बात दोहरा रहा था, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। उसका हाथ गर्म कढ़ाई से छू गया। आह, उसने हल्की आवाज़ में कहा, लेकिन तभी एक हाथ ने झट से गैस बंद कर दी। पीछे आर्यमन खड़ा था। क्या हुआ? कुछ नहीं, हाथ दिखाओ। मैं ठीक हूँ, उसने झुठलाकर कहा। पर आर्यमन ने उसका हाथ पकड़ लिया हल्के से। उसकी उंगलियों पर लाल निशान पड़ गया था। जल गया है? उसके स्वर में वो कड़कपन नहीं था जो दुनिया को दिखता था। उसमें ठंडापन था, उसमें चिंता थी, सच्ची। रूहानी ने तुरंत हाथ खींच लिया। मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ। हट मत करो, वो धीमे से बोला। मैं बस, आप समझ क्यों नहीं रहे? उसने एक छोटे बच्चे की तरह टूटे स्वर में कहा। मैं कोई रस्म निभाने नहीं आई हूँ, मैं कोई खुशदिली से बनी दुल्हन नहीं हूँ। मैं बस, उसकी आवाज़ लड़खड़ाई, मैं खो गई हूँ। आर्यमन ने पहली बार उसे ऐसे देखा कि जैसे उसके भीतर का दर्द पहचान लिया हो। वो कदम पीछे हट गया। जाओ, उसने कहा, कमरे में जाकर आराम कर लो, मैं नीचे सब संभाल लूँगा। नहीं, रूहानी ने धीरे से कहा, मैं रस्म पूरी करूँगी, कम से कम आपकी माँ की वजह से। उसने वापस हलवा बनाया। इस बार उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, लेकिन दिल कांप रहा था, बार बार टूट रहा था। जब वो हलवा लेकर बाहर आई तो सब उत्साहित थे। सास ने एक चम्मच हलवा चखा और आंखें चमक उठी। वाह, बहुत अच्छा बनाया है बेटा। परिवार की औरतें एक एक करके उसकी हथेलियों पर नेक रखने लगी। नेक देना शुरू हुआ। कोई 5,000 देता, कोई सोने की छोटी बालियां, कोई चांदी के सिक्के। ये तुम्हारे लिए है, नई जिंदगी की शुरुआत के लिए, सास ने कहा। लेकिन उस नई जिंदगी का हर शब्द रूहानी के दिल में चुभ रहा था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके सपनों के ऊपर नई जिंदगी का लेबल चिपका दिया हो। आर्यमन दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने एक बार भी कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें रूहानी को देख रही थी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि वो कितने दर्द में है। रस्म खत्म हुई, सब लोग खुशी से बातें करने लगे, लेकिन रूहानी के कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस धीरे से उठी और कमरे की तरफ चली गई। ऊपर पहुंचते ही दरवाज़ा बंद किया। उसने कुर्सी पर बैठते ही अपनी हथेलियां देखकर फुसफुसाई, किसने सोचा था मेरी हथेलियों पर आज ये चीज़ें गिरेंगी, मेरे सपनों की जगह। ये कुर्सी पर सिर रखकर टूटकर वो रो पड़ी।
उस दिन पहली बार इतनी जोर से जैसे कोई अंदर दबा रखा हुआ तूफान बाहर निकल आया हो। नीचे खड़ा आर्यमन सब सुन रहा था, एक शब्द भी नहीं बोला, पर उसके चेहरे पर पहला असर दिखाई दिया, एक बेचैनी, एक तकलीफ जो उसने कभी किसी को नहीं दिखने दी थी। वो मुड़ा और धीरे से फुसफुसाया, तुम जितनी भी लड़ाई लड़ना चाहो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। रूहानी अपने कमरे में जैसे ही पहुंची, उसने दुपट्टा उतार कर एक कुर्सी खींची और उस पर बैठ गई। उसके सिर में भारीपन था, इसलिए उसने आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वो अकेले कुछ पल चाहती थी, किसी से कोई बात नहीं। तभी कमरे का दरवाज़ा बहुत हल्की आवाज़ में खोला। वो नहीं उठी, ना ही उसने आंखें खोली। आर्यमन अंदर आया, उसने कमरे को देखा और फिर रूहानी को, थकी हुई चेयर पर शांत बैठी हुई, जैसे पूरे दिन का बोझ उसके कंधों पर जम गया हो। वो कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उसके पास आया। रूहानी ने कोई हरकत नहीं की। आर्यमन उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, बिना किसी अधिकार के, बस इतना करीब कि उसकी आवाज़ उसे सुनाई दे सके। उसने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में लिया, बहुत हल्के स्पर्श के साथ, और धीमे स्वर में बोला, क्या तुम्हें अपने हबी से पहली रसोई का गिफ्ट नहीं चाहिए? रूहानी उसके शब्दों की नरमी से ज़्यादा हबी शब्द ने उसे जैसे चुभा दिया। वो जैसे बिजली की तरह चौंकी, उसकी आंखें एकदम खुल गई। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और तीखे लेकिन टूटन भरे स्वर में बोली, दोबारा ये नाम मेरे सामने मत लीजिएगा, कभी नहीं। उसकी सांसें तेज हो गई थी और चेहरा हल्का सा सख्त। और हाँ, वो आगे बोली, आप मेरे हस्बैंड नहीं हैं और ना ही मैं आपकी वाइफ ही। मैंने सिर्फ आपकी माँ की खुशी के लिए पहली रसोई की रस्म की है। मुझे किसी से कोई गिफ्ट नहीं चाहिए और मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। वो कुर्सी से उठी और जाने लगी, लेकिन तभी आर्यमन ने बहुत हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया, ना रोकने के लिए ना मजबूरी के लिए, बस एक पल एक बात को कहने के लिए। उसकी आवाज़ अब भी उतनी ही शांत थी, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखूंगा रूहानी। रूहानी रुक गई। उसकी पकड़ में कोई जोर नहीं था, सिर्फ निवेदन था। आर्यमन ने आगे कहा, लेकिन मैं अपनी वाइफी को पहली रसोई का गिफ्ट देना चाहता हूँ, चाहे तुम इस रिश्ते को मानो या नहीं। ये वादा मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। रिहानी धीरे से उसकी तरफ मुड़ी, उसकी आंखों में आश्चर्य था लेकिन गुस्सा पहले से कम। आर्यमन ने बहुत सधे हुए स्वर में कहा, एक वादा तुम्हारे हर सपने को पूरा करने का, चाहे तुमने उन्हें छोड़ दिया हो या किसी ने तुमसे छीन लिया हो। रूहानी की उंगलियां हल्का सा कांप गई, लेकिन उसके हाथ फिर भी नहीं खींचा। आर्यमन आगे बोला, एक वादा जिंदगी भर तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने का, सिर्फ कागज की शादी की वजह से नहीं, इंसानियत की वजह से। रूहानी की सांसें एक पल रुक सी गई, उसके चेहरे पर भाव बदल रहे थे, गुस्से से उलझन में, फिर गहरी खामोशी। आर्यमन की आवाज़ और धीमी हुई, और एक वादा तुम्हारी सारी कड़वी बातें सुनने का, चाहे तुम मुझे कितना भी दूर ढकेलो, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। कमरे में अचानक घुटन सी शांत हवा छा गई। रूहानी उसकी बातों से कहीं अंदर तक हिल चुकी थी, लेकिन वो इसे मानने को तैयार नहीं थी। वो बस खड़ी रही, देखते हुए बिन शब्दों के। आर्यमन ने उसका हाथ बहुत धीरे से छोड़ दिया, जैसे उसने कोई सीमा जान ली हो। वो एक कदम पीछे हटा। रूहानी वहीं खड़ी रह गई, दिल धड़कता हुआ, चेहरे पर अनजानी सी नमी और आंखों में हजार सवाल। उसके मन में बस एक बात लगातार घूम रही थी, ये आदमी आखिर है क्या? और वो उसे जाते हुए देखती रही, लेकिन पहली बार उसके अंदर की दीवारों में कहीं बहुत गहरा एक हल्का सा दरार महसूस हुआ। इतना छोटा कि दिखता नहीं, लेकिन महसूस होता है। शादी को कुछ दिन ही हुए थे और रूहानी अब भी आर्यमन से दूरी बनाए हुए ही थी। वो उससे कम बात करती और ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही रहती। आर्यमन हर बार शांत रहकर उसे स्पेस देता, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं ये चिंता बनी रहती थी कि रूहानी कब तक यूं ही उससे दूर रहेगी। एक शाम वो ऑफिस से थोड़ा देर से लौटा, उसके चेहरे पर थकान के साथ गंभीरता भी थी। रूहानी ने पहली बार गौर किया कि ये कुछ सोच में डूबा हुआ लग रहा है, लेकिन उससे कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा। रात के खाने के बाद जब पूरा घर शांत हो गया, तभी आर्यमन को एक जरूरी कॉल आया। वो छत पर चला गया और फोन पर धीमे लेकिन टेंशन भरे स्वर में बोला,
नीलामी नीलामी कल सुबह है। अच्छा ठीक है, मैं खुद आ रहा हूँ। सर, उन्होंने बोला है रूहानी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आर्यमन बोला, रूहानी को कुछ पता नहीं चलेगा और ना ही देव प्रताप सिंह की नीलामी होगी। ये आर्यमन राठौर का वादा है। फोन काटने के बाद वो कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। ये कहानी का पहला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और कहानी का अगला पार्ट अगर कल ही देखना चाहते हैं और जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।